जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। जो भी नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक है अपना बनास नदी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने चंबल नदी के बारे में डिस्कस किया था। चंबल नदी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो सारे मैंने उस वीडियो में बताए हैं, तथा चंबल नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ थी उन सभी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है। पार्ट 2 से है वो वीडियो, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए। वहाँ पर आपकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी की, वो सभी क्लियर हो जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी बनास नदी। बनास नदी, चंबल नदी व सीप नदी, यह तीनों नदियां मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। वह त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आप मुझे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देखिए और इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइए कि ये तीनों नदियां त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है। आज हमारा जो मेन टॉपिक है, आज है अपना टॉपिक बनास नदी। तो टॉपिक लगा लीजिए अपने पास और मेरे साथ अपने नोट्स बनाना चालू कर दीजिए बनास नदी के रिलेटेड। बनास नदी से अगर हम बात करें तो बनास नदी को वन की आशा, वनराशा तथा वशिष्ठी ऐसे 3 उपनाम दिए गए हैं। आप अपने पास नोट कर लीजिए बनास नदी के नाम। वन की आशा, वनराशा तथा वशिष्ठी, ये तीनों नाम इसके उपनाम हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में तथा राजस्थान में ये कितने जिलों से प्रवाहित होती है, वह इसकी महत्वपूर्ण बातें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया है अभी तक तो, और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड बटन को दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिए। सहायक नदियों की अगर हम बात कर लें तो वो आपको कैसे याद करनी थी, मैं यही सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला था। कभी भी अगर आप नदियाँ पढ़ो दोस्तों, तो नदियों को आप डायग्राम के द्वारा समझिए, आकृति बना लीजिए उन नदियों की, तथा उन सहायक नदियों की भी उन्हीं के साथ आकृति बनाते चलिए। त्रिवेणी संगम कहाँ होती है उसे आप त्रिकोण के द्वारा दर्शाइए, तथा आपको जो भी ठीक लगता है स्टार बनाइए, जो भी आपको ठीक लगता है उसके द्वारा आप उसका त्रिवेणी संगम बताइए। तथा जहाँ पर भी बांध बनते हैं उन बांधों को भी आप अच्छे से बताइए। इसी प्रकार आज हम बनास नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बनास नदी, जो बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। यहाँ मैंने लिखा है इसका उद्गम स्थान खमनोर की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ कहाँ है? राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में इसका उद्गम स्थान होता है। तथा इसकी कुल लंबाई, जैसे हमने कल चंबल के बारे में डिस्कस किया था, चंबल की 2 लंबाइयाँ हमें याद रखनी थी, एक चंबल की कुल लंबाई तथा चंबल राजस्थान में कितनी प्रवाहित करती है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपका ये क्वेश्चन ज़रूर क्लियर हो गया होगा। मैंने दोनों लंबाइयाँ बहुत अच्छे से बताई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि चंबल नदी जो राजस्थान में कितनी प्रवाहित होती है तथा राजस्थान के किस जिले से वह प्रवेश करती है। ये दोनों चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके बाद अगर हम बनास नदी के बारे में बात करें तो बनास नदी राजस्थान में 480 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। कितना प्रवाहित होती है? 480 किलोमीटर। और यह नदी जो है पूर्णतः राजस्थान में ही प्रवाहित होने वाली नदी है। अब पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदी का मतलब क्या होता है कि इस नदी का उद्गम राजस्थान से ही होता है, तथा यह नदी राजस्थान में ही किसी नदी की सहायक नदी बनती है तथा उस नदी में जाकर मिल जाती है। और हम ये जो नदियाँ पढ़ रहे हैं ये सारी नदियाँ आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली है। मैंने नदियों की जब पहले वीडियो बनाई थी तब मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया था कि राजस्थान की जो नदियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहली बंगाल की खाड़ी में जाने वाली, दूसरी अरब सागर में मिलने वाली, तथा तीसरी अंत प्रवाह की नदियां जो राजस्थान से ही उद्गम होता है और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। ऐसी नदियां भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर। तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं बनास नदी। कुल लंबाई हमने डिस्कस कर ली 480 किलोमीटर, तथा इसका उद्गम स्थान भी हमने बात कर लिया खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में। अब इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो बनास नदी की सहायक नदी जो पहली है वह है बेड़च नदी। बेड़च कौन सी नदी का नाम है? बेड़च नदी है। बेड़च नदी के बाद में हम बात करें तो यहाँ पे आती है, इससे मिलती है मेनाल। कौन सी नदी मिलती है? मेनाल नदी मिलती है। फिर अगर हम थोड़ा और आगे चलें, जैसे भिलवाड़ा के पास अगर हम आ जाते हैं तो भिलवाड़ा में इससे एक नदी मिलती है, इस नदी का नाम है कोठारी नदी। आप मुझे कमेंट करिए कि आपको अच्छे से दिख रहा है, वीडियो में कोई परेशानी तो नहीं है, मतलब क्वालिटी वगैरह कुछ ख़राब ऐसा तो काम नहीं है। अगर हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती है तो ज़रूर आप कमेंट करिए, मैं इस चीज़ को ज़रूर सुधारने का प्रयास करूँगा। कोठारी नदी के बाद इससे मिलती है खारी नदी। कौन सी नदी मिलती है? खारी नदी। खारी नदी से हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें मिलती है मानसी नदी। ये जो मैंने सिंगल सिंगल जो लाइन्स बनाई हैं ये सारी नदियाँ हैं। मानसी नदी, मानसी नदी के आगे ये इससे मिलती है मोरेल नदी। और मोरेल नदी के बाद ये स्वयं जाकर चंबल में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। और यहीं पर चंबल की एक सहायक नदी है सीप नदी। ये तीनों नदियां यहाँ पर क्या करती है? एक त्रिवेणी संगम बनाती है। ये तीनों नदियां क्या करती है? एक त्रिवेणी संगम बनाती है। मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पूछा है कि आप यहाँ का नाम बताइए, कहाँ त्रिवेणी संगम बनाती है।
लेकिन कुछ कुछ विद्यार्थी, कुछ कुछ मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं। तो यही कहना है, आप वो वीडियो देखिए, वहाँ से आपको चंबल नदी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और उसके बाद आज जो हम बनास नदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह स्थान है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। यह नदी जो कहाँ बनाती है? रामेश्वर में, सवाई माधोपुर में। त्रिवेणी संगम अपना सवाई माधोपुर में बनाती है चंबल, सीप और बनास नदी। मैं आपको बाद में बहुत अच्छे से लिख के दे दूंगा तीनों नदियों के बारे में, तो आप परेशान मत होइए। बस आपको चित्र के द्वारा भी याद रखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। हमने इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर ली। पहली बनास की सहायक नदी है बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल। इसी फ्लो में आप भी अपने पास याद रखिए। जैसे हमने कल चंबल नदी के बारे में डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो चंबल नदी भी हम बना लें इसी के साथ में। अगर आप कहते हो तो चंबल नदी की भी सहायक नदियाँ बना दूं मैं इसी के साथ में, आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। उसलिए आप ये भी देख लीजिए। यहाँ पर मिलती है इससे बामणी नदी, फिर इससे एक मिलती है कालीसीन नदी। अब हम पढ़ रहे हैं चंबल की सहायक नदियाँ। एक रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको चंबल की सहायक नदियाँ। चंबल के बारे में हमने डिटेल में कल पढ़ लिया है, लेकिन रिवीजन के लिए मैं आपको सहायक नदियाँ बता रहा हूँ। मैंने एक टेक्निक बताई थी। कालीसीन नदी अपने साथ दो नदियों को लेकर आती है। एक नदी का नाम था आहू और एक नदी का नाम था परबन। उसके बाद में यहाँ पर इससे एक पार्वती नदी मिलती है। सवाई माधोपुर में ही मिलती है पार्वती नदी भी। उसके बाद ये बनास नदी आकर मिल जाती है। यह थी चंबल की सहायक नदियाँ। चंबल की सहायक नदियाँ, यहाँ पर इनसे एक नदी और मिलती है, कुराल नाम है उसका, कुराल। ये थी चंबल की सहायक नदियाँ और ये है बनास की सहायक नदियाँ। दोनों नदियाँ मैंने आपको एक ही डायग्राम में बता दी है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो से अगर आपकी नोट्स अगर अच्छे बन रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे बेड़च, मेनाल, बनास, आप देखिए यहाँ पर ये नदियाँ त्रिवेणी संगम बना रही है, क्योंकि दो नदियाँ आकर मिल रही है और तीसरी नदी जो है अपनी बनास नदी, मतलब होता है त्रिवेणी संगम बना रही है। तो ये त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है? यह त्रिवेणी संगम बना रही है बिगोद में, बिंगोत। यह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा में ये अपना त्रिवेणी संगम बनाती है। तथा कोठारी नदी, कोठारी नदी के बारे में आपको याद रखना है। कोठारी नदी पर एक बांध स्थित है। कौन सा बांध? उस बांध का नाम है मेजा का बांध। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तथा किस जिले में स्थित है? बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है ये मेजा बांध। तो आपको याद रखना है मेजा बांध। मेजा बांध मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है तथा यह कोठारी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है। कोठारी नदी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से। यह राजस्थान में कुल 145 किलोमीटर बहती है। इसके बारे में मैं आपको लिखवा दूंगा अच्छे से, तो आप अपने नोट्स भी बना लीजिए मेरे साथ साथ। और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। उन्हें भी बोलिए कि नदियों की भी नोट्स चालू हो गई है, तो नदियों की भी आप अपने पास नोट्स बना लीजिए। कोई भी क्वेश्चन होता है दोस्तों बनास नदी के रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो, कशो भी क्वेश्चन हो, आज आपको बनास नदी को क्वेश्चन बाहर न जाए, यह गारंटी मैं दे दूं। आज बनास नदी ऊपर कोई भी क्वेश्चन न जाए, कशो भी क्वेश्चन लाओ भाई, कहीं भी लेना जाओ आप। तो जितना लोगों ने वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो ने प्लीज़ लाइक कर जो, चैनल ने सब्सक्राइब कर जो और अपना दोस्तों में शेयर करो मत भूलो दोस्तों। कोठारी नदी की बात हो गई, बैक टू हिंदी। कोठारी नदी की बात हो गई। फिर अब हम बात करेंगे खारी नदी के बारे में। यह भी बनास की सहायक नदी है तथा खारी नदी से एक नदी मिलती है। खारी नदी से एक नदी मिलती है जो ये त्रिवेणिया संगम बनाती है। खारी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो खारी नदी से डाई नदी मिलती है। खारी नदी से एक डाई नदी मिलती है। डाई नदी, डाई नदी क्या करती है? ये भी यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर मानसी नदी, मानसी नदी से भी एक नदी मिलती है, बांडी नदी। मानसी नदी से कौन सी नदी मिलती है? बांडी नदी मिलती है और यह भी यहाँ पर अपना एक त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद मोरेल नदी, मोरेल नदी जयपुर से निकलती है तथा जयपुर से निकलती है और दौसा व सवाई माधोपुर, दौसा व सवाई माधोपुर की सीमा पर इस पर एक मोरेल बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? मोरेल बांध बना हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको लिखवा के दे दूंगा, तो परेशान मत होइए, चिंता मत रखिए कुछ भी अपने दिमाग में, बस मेरे साथ पढ़ते रहिए और जो जो ट्रिक्स, जो जो शॉर्ट नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे साथ याद करते चलिए। कुल लंबाई के बारे में हमने इसके डिस्कस कर लिया है। 480 खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम, और मेजा बांध के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। मेजा बांध का उद्गम होता है, मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर तथा किस जिले में बना हुआ है? तो यह भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है। स्थान पूछ लिया जाए, तहसील पूछ ली जाए तो मांडलगढ़ तहसील, मांडलगढ़ तहसील। जैसे मैंने आपको कल बताया था, चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं तथा चंबल नदी पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। ये चीज़ें याद रखने वाली है। कुछ कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ कुछ तरीके हैं जिनसे आप चीज़ों को याद रख सकते हो। जैसे कि चंबल नदी
के ऊपर 4 बांध स्थित है तथा एक त्रिवेणी संगम बनाती है। उसी प्रकार उल्टा है बनास नदी का। बनास नदी 4 त्रिवेणी संगम बनाती है तथा इस पर एक बांध स्थित है तो बांध कौन सा है? मेजा का बांध है, वह कोठारी नदी पर स्थित है। और बनास नदी के ऊपर स्थित है अपना बिसलपुर बांध। कौन सा बांध स्थित है? बनास नदी पर बिसलपुर बांध। ये बांध कहाँ है? तो ये बांध आप सभी को पता है, ये बांध टोंक जिले में है। कहाँ पर है? टोंक जिले पर इस पर यह बांध बना हुआ है। यह बांध किसने बनाया था? अगर आपने चौहान वंश के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको जरूर पता होगा कि यह बांध विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसल देव के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने यह बांध बनाया है। और इसी बांध पर एक परियोजना चलती है। वह कौन सी परियोजना है? वह है बिसलपुर पेयजल परियोजना। कौन सी परियोजना है? बिसलपुर पेयजल मतलब क्या होता है? जो अपना पीने का पानी होता है, नदियों को पानी को अच्छे से मशीनों के द्वारा उसे शुद्ध किया जाता है और फिर उसे पीने योग्य बनाया जाता है, इसीलिए पेयजल परियोजना है। इस पर कौन सी परियोजना बनी हुई है? पेयजल परियोजना, बिसलपुर पेयजल परियोजना। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो बिसलपुर जो पेयजल परियोजना है, यह परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो में जोड़िए, जितना हो सके शेयर करिए। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आपके पास ग्राम है उस ग्राम पे इसे शेयर कर दो दोस्तों। जितना भी आपके पास सोशल मीडिया का सोर्सेस है शेयर करिए। किसी ने भी आपको दोनों नदियाँ अभी तक एक साथ नहीं बताई होगी, ये मेरा मानना है। किसी ने भी आपको दोनों नदियाँ एक साथ नहीं बताई होगी, तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसे ही नए नए तरीकों के साथ पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे हमने बात कर ली थी परियोजना जो टोंक में बनी हुई है। उसके बाद इसके कुछ अन्य टॉपिक्स हैं, बनास नदी के जो कुछ अन्य बिंदु हैं उनके बारे में अगर हम बात कर लें तो आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है। बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, बनास नदी जो बहती है, यह सर्पिलाकार बहती है। सर्पिलाकार मतलब सांप के तरीके, जैसे सांप जैसे चलता है ना, ऐसे ऐसे सर्पिलाकार, वैसे यह नदी का भी अपवाह क्षेत्र कैसा है? सर्पिलाकार है। तो यह नदी सबसे ज़्यादा सर्पिलाकार कहाँ है? तो यह नदी सवाई माधोपुर और टोंक में, सवाई माधोपुर और टोंक में यह नदी सर्वाधिक सर्पिलाकार बहती है। उसी के साथ साथ अगर आपको एक चीज़ पूछी जाए कि राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। आपको दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना होगा, फिर ये आप आंसर को टिक करिए। पहला क्वेश्चन किस प्रकार बनता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैं यहाँ लिखता हूँ, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए, सिर्फ राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाए तो हमारा आंसर होगा चंबल नदी। क्या आंसर होगा? चंबल नदी। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार हो, राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली, या फिर ऐसे समझ लिए पूर्णतः सबसे लंबी नदी जो राजस्थान में ही बहती है पूर्णतः, वह सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर ऐसा पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा बनास नदी। क्या आंसर होगा? बनास नदी। आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पहले बनास नदी पूछा है या चंबल नदी के बारे में पूछा है, ये दोनों चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए तथा इस चीज़ को लिख के रखिए अपने पास, कहीं नोट लगाकर लिखिए कि पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है अपनी बनास नदी। और इसी के साथ सिर्फ अगर ऐसा पूछा जाए लंबी नदी कौन सी है तो वह है अपनी चंबल नदी। उसके बाद में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई दी है कि टोंक जिले में इस नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है तथा बिसलपुर बांध, यह पेयजल परियोजना भी संचालित होती है इसी बांध के ऊपर, और यह परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है राजस्थान की। उसके बाद त्रिवेणी संगम के बारे में अगर हम बात करें, इस नदी के त्रिवेणी संगम के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा था कि ये 4 त्रिवेणी संगम बनाती है। कितने त्रिवेणी संगम बनाती है? यह नदी 4 त्रिवेणी संगम बनाती है। और चारों त्रिवेणी संगम किस प्रकार है? पहला त्रिवेणी संगम बनास, बेड़च व मेनाल नदी का। अगर आप आकृति के द्वारा इसे याद कर लोगे इस चीज़ को, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि लिखी हुई चीज़, पढ़ी हुई चीज़ हमें कम याद रहती है जितने हमें डायग्राम की चीज़ें याद रहती है। हमें चित्र की चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, इसीलिए आप इसी प्रकार चित्र की चीज़ें याद करने की कोशिश करिए। नदियों को तो इसी प्रकार याद करना पड़ता है दोस्तों, इसमें कोई भी दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। अगर आप इसे ऐसे लिख के भी याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप डायग्राम के द्वारा पढ़ोगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक और अच्छे से याद रहेगी।
पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात कर रहा था इसकी त्रिवेणी संगम के बारे में। त्रिवेणी संगम जो यहाँ हमें डायग्राम में दिख रहा है, बनास, बेड़च, मेनाल, ये त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है? बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। मैंने आपको कहा बिगोद भीलवाड़ा में यह त्रिवेणी संगम बनाती है। तथा दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है बनास, खारी व डाई नदी का। यह त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? यह बनता है राजमहल। और ये राजमहल स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये टोंक जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। और इसके बाद एक त्रिवेणी संगम जो है बनास, मानसी और बांडी। बनास, मानसी, बांडी, यह अपना त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है? तो यह बनाती है जोधपुरिया। और यह जोधपुरिया स्थान किस जिले में आता है? यह भी टोंक जिले में ही पड़ता है। यह कहाँ किस जिले में पड़ता है? तो यह भी टोंक जिले में पड़ता है। उसके बाद अंत का जो त्रिवेणी संगम है यह था बनास, चंबल व सीप नदी। ये चीज़ तो आपको याद ही होगी क्योंकि कल भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आज भी मैंने आपको डायग्राम के द्वारा पहले ही समझा दिया, फिर उसके बाद आप अपने पास लिख के भी रख सकते हो। तो सीप नदी जो त्रिवेणी संगम बनता है यह रामेश्वरम, रामेश्वर, सवाई माधोपुर। इस चीज़ का आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब हम कुछ जो इसकी सहायक नदियां हैं जैसे बेड़च नदी, मेनाल नदी, कोठारी, मानसी, खारी और मोरेल नदी, इनके बारे में अगर हम बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बेड़च नदी, बेड़च नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी से। गोगुंदा से इसका उद्गम होता है और ये राजस्थान में कितनी बहती है? तो राजस्थान में ये 190 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। राजस्थान में कितनी प्रवाहित होती है? 190 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। फिर मेनाल नदी, मेनाल नदी का उद्गम होता है, इसका उद्गम बेगू, चित्तौड़ से होता है। बेगू जो चित्तौड़ जिले में आता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? बेगू, चित्तौड़ से इसका उद्गम स्थान होता है। तथा इस पर एक मेनाल जलप्रपात बना हुआ है। मेनाल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे नोट लगाकर। मेनाल नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मेनाल नदी, उद्गम स्थान है इसका बेगू, चित्तौड़। बेगू, चित्तौड़ इसका उद्गम स्थान है। तथा इसी नदी पर भीलवाड़ा में मेनाल जलप्रपात, यह जलप्रपात स्थित है। यह कहां पर है? यह है भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यह चीज आपको याद रखनी है। तथा इसी के साथ साथ इसकी जो दूसरी नदी है कोठारी नदी, कोठारी नदी के अगर बारे में हम बात करें, कोठारी नदी का उद्गम स्थान है, आप सभी को पता है कोठारी नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है? तो कोठारी नदी का उद्गम स्थान होता है दिवेर की पहाड़ी। दिवेर की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान होता है। तथा कोठारी नदी के ऊपर आपको एक बात याद रखनी है, इसके ऊपर एक इसके ऊपर मेजा का बांध बना हुआ है। तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है? यह 145 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। कितनी बहती है? 145 किलोमीटर यह राजस्थान में प्रवाहित होती है। उसके बाद हम बात कर रहे थे खारी नदी के बारे में। खारी नदी के बारे में हम बात कर रहे थे। खारी नदी के बारे में हमने पढ़ा, खारी नदी अपना त्रिवेणी संगम बनाती है डाई नदी के साथ। और इसी के साथ साथ यह त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल, टोंक जिले में। आपको मैंने बताया त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? राजमहल, टोंक में त्रिवेणी संगम बनता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इस नदी का उद्गम स्थान, जैसे खारी नदी का उद्गम स्थान अगर देखा जाए तो खारी नदी का उद्गम स्थान है राजसमंद के देवलगढ़ तहसील से यह उद्गम स्थान है। राजसमंद से आप याद रखिए, इन शॉर्ट आप याद रखिए राजसमंद से इसका उद्गम स्थान होता है। तथा एक नदी है। उसके बाद अगर हम मानसी नदी के बारे में बात कर लें तो मानसी नदी का भी हमने त्रिवेणी संगम पढ़ा। मानसी नदी का त्रिवेणी संगम बनता है जोधपुरिया टोक में, जो ये किसके साथ बनाती है? बांडी नदी के साथ बनाती है। किस नदी के साथ बनाती है? बांडी नदी के साथ बनाती है। ये सारी चीजें आप मेरे साथ नोट करते चलिए। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं मोरेल नदी के बारे में, मोरेल नदी का उद्गम स्थान मैंने आपको बताया जयपुर से इसका उद्गम स्थान होता है, जयपुर। तथा सवाई माधोपुर व दौसा में, आपको अच्छे से दिख रहा है, सवाई माधोपुर व दौसा की सीमा पर इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? मोरेल बांध। यह कहां बना हुआ है? सवाई माधोपुर
सवाई माधोपुर में यह बांध स्थित है व दौसा की सीमा पर इन दोनों के बीच में यह बांध बना हुआ है। तो यह थी बनास नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी। बनास नदी तथा उसकी सहायक नदियां भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से, जल्दी में नहीं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से कवर करवा दी है। तो डायग्राम के द्वारा आप सारी नदियों को बहुत अच्छे से कर सकते हो। यही मेरा मानना है कि आप डायग्राम के द्वारा याद करिए। लिखने की बातें तो हम कभी भी पढ़ लेंगे, कभी भी याद कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जो हमें समझना है, जो हमें एग्जाम में याद रखना है, वो है डायग्राम। सहायक नदियां कहाँ से उद्गम होता है, कितनी लंबाई है, किस तरीके से है, क्या है, आप इसे रोज पढ़ते रहिए। थोड़ा ही टाइम पढ़िए, 1 घंटा आधा घंटा पढ़िए, लेकिन इस चीज़ को हफ्ते में एक बार ज़रूर पढ़ के निकालिए। मेरा यही मानना है, अगर हफ्ते में आप एक बार इस चीज़ को पढ़ के निकालोगे तो ज़्यादा आपको याद रहेगी। और अगर लंबे समय तक याद रखना है तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है। सिर्फ आपको 2-3 दिन का गैप देके वापस पढ़ना है, 2-3 दिन का गैप देके वापस पढ़ना है। यही काम आप निरंतर करते रहिए। और सबसे पहले आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर मेरे साथ आप लिख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कोई कोई भाई बाहर रहता है, कोई कोई घर पे नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने फ़ोन में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जितना हो सके मेरे भाई लोग, मेरे दोस्तों, जितना आपसे हो सके चैनल को शेयर करिए। जितना भी आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जशो भी था करने के ग्राम है भाई, जशो भी ग्राम है वही ग्राम पे इन्हें शेयर कर दो भाई, ने सपोर्ट करो भाई। मैं था कल यही कर रहा हूँ, मैंने एक कहीं नहीं मिल रहे हो हाल तक। तो आप प्लीज़ शेयर करिए, जितना हो सके उतना इस चीज़ को शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जो जानकारी बताई है उससे आपको अगर मदद हुई है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपकी बनी हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके कमेंट करिए, कमेंट करके भी आप मुझे चंबल नदी के बारे में बता सकते हो। मैं रोज़ कहता हूँ आप कमेंट करिए, कुछ ना कुछ लिखिए इसमें। तो आप कमेंट करके भी मुझे चंबल नदी के बारे में बता सकते हो। बनास के बारे में भी आपको अगर कुछ पता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, पर आप कमेंट करिए। जितना भी होता है आप कमेंट करते चलिए। हम ऐसे ही कुछ नदियां जो बची हुई है, जैसे गंभीरी नदी तथा बाणगंगा नदी व एक गंभीर नदी, यह तीनों नदियों के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए मैं वीडियो को यहीं रोकता हूं। अगली वीडियो में बंगाल की तरफ जो जाने वाली कुछ नदियां बची हुई है, उन नदियों के बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे अरब सागर की तरफ जाने वाली नदी, जैसे लूणी, माही नदी। इन दोनों के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस में डिटेल करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई बहन दोस्तों सभी में इसे शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।